हेलो व्यूअर्स, बैंकिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं एस.के. भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। बैंकिंग गुरु हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, व्यूज़, आइडियाज़ को आम जनता के लिए बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले इसको देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बैंक की एफडीज़ के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हमें म्यूचुअल फंड की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली इसे कहते हैं कि दिस इज़ ए गुड हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि गुड हेज अगेंस्ट द, कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमें अच्छा कवर देता है। अगर एफडी में हम पैसा जमा करते हैं तो वो सिर्फ उतना ही रहता है। अगर 100 रुपया हमने दिया है तो 100 रुपया ही रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि प्राइसेस डिफरेंट आइटम्स की वो बढ़ जाती हैं, और वो प्राइस आइटम्स जो हैं वो जो कंपनीज बनाती हैं, अगर हम उस कंपनी की ही मेंबरशिप ले लें, अगर हम उस कंपनी के ही इक्विटी होल्डर्स बन जाएं, अगर हम उस कंपनी के शेयर ले लें, तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे, हम उसके शेयर्स हमारे पास होंगे, तो हमारी इक्विटी, हमारा शेयर उसमें बढ़ जाएगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, तो हमने साइड बाय साइड उसको हमने कवर कर लिया, जो कि एफडीज़ में पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए भी इसको कहा जाता है कि दिस इज़ ए गुड हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड हम जब इन्वेस्ट करते हैं हमने किस समय इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों ने निफ्टी के 12,000 12,500 पे अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उनकी जो म्यूचुअल फंड की NAV होगी, नेट एसेट्स वैल्यू होगी, वो आज की डेट में कम हो गई होगी। तो इसलिए उनका ओपिनियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक नहीं होगा, कंजर्वेटिव होगा। अब एक दूसरा आदमी है जिसने 7,000 7,500 पे जब निफ्टी नीचे आया हुआ था, अगर उस समय इन्वेस्ट करना चालू किया तो उसकी कीमत आज 10,000 के निफ्टी के ऊपर अच्छी बढ़ी हुई होगी। तो उसका ओपिनियन जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम किस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज़ रहती है। और इसी तरह ये भी ज़रूरी रहता है कि हम किस समय म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे हैं। अपर लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं, अब किसी ने 10,000 पे एग्जिट किया या किसी ने 7,500 की निफ्टी पे एग्जिट किया, वो एक अलग बात रहती है उसमें। इन चीज़ों को देखते हुए जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो फिर हमें क्या चीज़ें देखनी है। असेट मैनेजमेंट कंपनीज रहती हैं, उनके म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे SBI का म्यूचुअल फंड है, HDFC का म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का म्यूचुअल फंड है। ये असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये इसके म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। हमें ये डिसाइड करते हुए कि हमें कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो उनकी अप्रोच है, म्यूचुअल फंड में हम सुनते हैं कि इस कंपनी का म्यूचुअल फंड जो है ये अच्छी रिटर्न दे रहा है, दूसरे कंपनी का म्यूचुअल फंड मीडियम रिटर्न दे रहा है, कुछ कंपनीज के म्यूचुअल फंड इवन कम रिटर्न भी देते हैं। हमें ये समझ के चलना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जो रिटर्न है, रिस्क और रिवार्ड जो है उसका कॉम्बिनेशन रहता है। जितना हम ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही उसका रिवार्ड भी मिलेगा। हमें इसलिए ये ध्यान रख के चलना है कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका फंड मैनेजर जो उसको मैनेज करता है, उसकी अप्रोच क्या है। कुछ बहुत एग्रेसिव फंड मैनेजर हैं जो एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी रिटर्न्स हो सकता है ज़्यादा भी आ रही हो, लेकिन उतनी ही स्पीड से अगर मार्केट नीचे जा रही है तो रिटर्न उनकी कम भी आती हैं। दूसरा फंड मैनेजर है जो थोड़ा कंजर्वेटिव है या न्यूट्रल चलता है, उसकी रिटर्न, उसका रिस्क भी वो कम लेता है और उसकी रिटर्न भी रीजनेबल आती है। हमें इसलिए एक अपनी अप्रोच फिक्स करनी है कि जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न एक्सपेक्ट करें, या हाई रिस्क और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करें, ये हमें देख के चलना है। देन हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड हमें क्यों इन्वेस्ट करने हैं। उसमें एक और जो एंगल, टैक्स एंगल जुड़ जाता है, उसमें
इंडेक्सेशन का हमें बेनिफिट मिलता है। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंडेक्सेशन क्या है। जो म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स रहते हैं, जो हम बाद में बात करते हैं, उसमें हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का मतलब है एक साल से लेके एक 31 मार्च से लेके दूसरे 31 मार्च तक जो इन्फ्लेशन रही और जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दी, उसका जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में हमारी रिटर्न है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं कि अगर हमारी रिटर्न 7% है और इन्फ्लेशन उस पीरियड में 5% है, तो हमें 7% के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें 7 - 5 2% के ऊपर ही टैक्स देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है उन लोगों के लिए जिनका इनकम टैक्स स्लैब हाई ब्रैकेट इनकम टैक्स रेट्स में पड़ता है। वो म्यूचुअल फंड में इस कारण से भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको कुछ म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब अगर हमने डिसाइड कर लिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वी आर कन्विंस्ड फॉर दैट, फिर डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से बैंक, कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देन हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने इसमें टैक्स बेनिफिट लेना है कि हमने एग्रेसिव रिटर्न्स लेनी है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड्स में हमें कौन से म्यूचुअल फंड में जाना है। एक है, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स हैं और कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जो मिक्सचर ऑफ इक्विटी और मिक्सचर ऑफ डेट के ऊपर चलते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी 3-4 तरह की कैटेगरीज होती हैं जो हमें जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें पूछा जाता है। इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। डिपेंड्स करता है। लार्ज कैप का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस कंपनीज, उसमें हमारा जो फंड मैनेजर है उसमें इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप में उनकी जो वैल्यू होती है वो प्रॉपरली एनकैश की हुई होती है, इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन उसमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। रिस्क रिवार्ड रेशो हमें जहाँ पर हमें देख के चलना पड़ता है। मीडियम कैप्स, थोड़ी सी छोटी कंपनीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस के ऊपर, उनमें रिस्क और रिवार्ड न्यूट्रल रहते हैं। रिस्क भी थोड़ा कम रहता है, रिवार्ड भी थोड़े रीजनेबल रहते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है स्मॉल कैप। छोटी कंपनीज, रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेकिन रिटर्न भी उसमें ज़्यादा आती हैं। अच्छी कंपनी का चल गया, एक अच्छा ऑर्डर आ गया तो उनको इमीडिएटली उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और उसमें रिटर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब एक ऑर्डर नहीं मिला तो इमीडिएटली उन कंपनीज़ के रेट कम भी आ जाते हैं। तो मैं कहने का मतलब अगेन उसी को हाईलाइट करते हुए, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड। वी हैव टू डिसाइड कि हमें लार्ज कैप में जाना है या स्मॉल कैप में जाना है, मीडियम कैप में जाना है। कुछ और भी होते हैं जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा रहता है कि हमें उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता रहे। ATC में जो 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट, ELSS की इन्वेस्टमेंट उसमें कवर हो जाती है। कुछ और फंड्स रहते हैं जैसे सेक्टर फंड रहता है, स्पेसिफिक टू सेक्टर रहता है, इंडेक्स फंड रहता है जो इंडेक्स के साथ ही चलता है, जिसको हम किसी और प्रेजेंटेशन में उसको डिटेल में हम कवर करेंगे। अब आते हैं हम डेट फंड्स के ऊपर। डेट फंड्स में सबसे इमीडिएट लिक्विड जो रहता है, लिक्विड फंड रहता है जो 3 दिन से लेके 7 दिन तक का होता है। और इसमें जो म्यूचुअल फंड रहता है वो ट्रेजरी में या कॉल मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न उसमें कम रहती है, लिक्विडिटी वेरी हाई रहती है, रिस्क भी उसमें कम रहता है। इसी तरह जैसे बैंक की FDs होती हैं, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के FMP होती हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान रहता है। जब हम इंडेक्सेशन की बात कर रहे थे तो ये FMPs में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। देन कुछ गिल्ट फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिटर्न रीजनेबल होती है, रिस्क भी रीजनेबल होता है। अगेन बात वही आ जाती है, रिस्क एंड रिवार्ड हमें डिसाइड करना है हमें किस में उसमें डालना है। देन हाइब्रिड फंड्स, अब हमें इक्विटी का रिटर्न भी चाहिए और डेट फंड्स का रिस्क कवरेज भी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स नहीं, हाइब्रिड फंड लगाए होते हैं जिसमें 60-40, 65-35, 70-30 इस रेशो में इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन उसमें रहता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड फंड। दोनों के बेनिफिट लेने के लिए हम हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हमने डिसाइड कर लिया कि हमने इक्विटी में करना है, डेट में करना है या हाइब्रिड में करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमने कैसे इन्वेस्ट करना है। 3 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। अगर हमारे पास लंप सम अमाउंट पड़ा हुआ है तो हम उसमें एक ही बारी में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये लगता है, अगर हमारा कंसेप्ट मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में ये है कि आज शेयर मार्केट थोड़े लोअर लेवल्स पे है, अगले 2, 4, 5 साल में वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमें लंप सम हम उसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास लंप सम अमाउंट है लेकिन उसको हर महीने कुछ रिटर्न भी चाहिए, तो उसको सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान रहता है म्यूचुअल फंड्स का, SWP उसे कहते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और हमें हर महीने कुछ ना कुछ उसको पेंशन की तरह रिटर्न हमें मिलती रहेगी। पैसा हमारा शेयर मार्केट में, डेट फंड्स में इन्वेस्ट हो गया, रिटर्न हमें हर महीने आ रही है और हमारा जो है उसको सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान SWP में भी हम कर सकते हैं। अब हमारे पास म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए इतना पैसा नहीं है, सैलरीड क्लास है, हर महीने 5,000 10,000 इससे ज़्यादा हम अगर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमें म्यूचुअल फंड्स के जो बेनिफिट हैं वो भी हमें चाहिए। FD से जो ऊपर बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए हम SIP, जो बहुत ही कॉमन है और एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसको SIP थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक छोटा सा अमाउंट हर महीने हम उसको डिपॉजिट करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो हर महीने से हमने 12 महीने इन्वेस्ट किया तो 12 महीने के डिफरेंट नेट NAV के ऊपर वो इन्वेस्ट हो जाता है। अब उसका बेनिफिट ये रहता है, एक तो छोटा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी मिल गया और हमें एवरेज आउट भी हो जाता है। एवरेज आउट का मतलब है कि डिफरेंट मंथ्स में NAV डिफरेंट रहने के बाद जब हमारी एवरेज आएगी वो अच्छी खासी ठीक ठाक आ जाती है, ना तो बहुत नीचे आती है ना बहुत वो ऊपर आती है। SIP का एक और बेनिफिट है, दिस इज़ ए फोर्स्ड सेविंग। अब अदरवाइज़ हम अगर प्रॉपर बजट नहीं बना के चलते हैं तो जितना हम अर्न करते हैं उसको हम खर्च कर देते हैं, लेकिन जब हमने SIP किया हुआ होता है तो हम उसको SIP को एक ज़बरदस्ती की हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, फोर्स सेविंग हो जाती है, अच्छी रिटर्न इसमें FD से ज़्यादा रिटर्न विद रिस्क आल्सो मिलती रहती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा हमारे पास अमाउंट बन जाता है जिसे हम आगे जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए और बहुत से इश्यूज़ हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस करने होंगे। हम वो म्यूचुअल फंड के पार्ट B जब हम बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आप इसके अलावा और किन टॉपिक्स के ऊपर पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस आंसर भी हम कर सकते हैं। थैंक यू।